हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भारद्वाज क्लासेस की एप्लीकेशन पर। आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। मतलब अब सिसोदियाओं के बाद राठौड़ों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम मेवाड़ रियासत कंप्लीट कर चुके हैं और मेवाड़ रियासत में मैंने बहुत टाइम लिया, लगभग 17 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं। रिवीजन को छोड़कर, रिवीजन के अतिरिक्त 17 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, क्योंकि उसका कारण भी है कि मेवाड़ का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा विस्तृत है और मेवाड़ रियासत में जितना टाइम लगता है, अब बाकी की जो रियासतें बची हैं उसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। हालांकि फिर भी कुछ रियासतें हैं जिनमें थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे एक तो ये मारवाड़ रियासत, इसके अलावा जयपुर रियासत में भी टाइम लगेगा जिसको हम आमेर रियासत बोलते हैं। उसके अलावा बाकी की जो रियासतें बचती हैं उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो शुरू करते हैं, मारवाड़ रियासत या जोधपुर रियासत। बहुत डिटेल से बात करूंगा। मारवाड़ मतलब क्या क्या मारवाड़? भारत के मैप में अगर देखें, ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका मारवाड़। इस लेक्चर को देखना, बहुत डिटेल से मैं चर्चा करूंगा। इतनी डिटेल से आपने मारवाड़ रियासत को, जितना मैं समझता हूं, शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, पक्का नहीं पढ़ा होगा। वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। राजस्थान के मैप से अगर देखें तो ये नया राजस्थान, नया मैप। मारवाड़ रियासत में हम कुछ जिलों को सम्मिलित कर सकते हैं। एक ये आपका फलोदी, इसके अलावा बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, पाली, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, नागौर, और नागौर को ही तोड़ के बनाया आपका ये डीडवाना, कुचामन। तो मोटे मोटे तौर पर राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका मारवाड़, जिसको मारवाड़ या जोधपुर रियासत कहते हैं। कौन कौन से जिले लिए हमने? एक तो पहले जोधपुर जिला था आपका, पुराना मैप अगर बात करें तो, लेकिन जोधपुर को ही तोड़कर देखो, आपका जोधपुर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया और फलोदी हो गया, तो 3 जिले बन गए एक से ही। फिर पहले वाले मैप में देखें तो नागौर हुआ करता था, अब नागौर से तोड़कर ही आपका डीडवाना कुचामन बना दिया, जिसमें आपके लाडनू हो गए, डीडवाना हो गया, कुचामन हो गया, नावा हो गया, पर्वतसर हो गया, मकराना हो गया, ये उधर ले लिए। तो डीडवाना, कुचामन और नागौर 2 जिले ये हो गए। फिर आपका पाली एज इट इज, जालोर, जालोर को तोड़कर ही आपका सांचौर बना दिया, 2 ये हो गए। एक आपका बाड़मेर और एक ये वाला हो गया आपका बालोतरा। भाई था तो ये बाड़मेर का हिस्सा, लेकिन बाड़मेर, बायतू, सिवाना और सिणधारी ये तोड़कर और ये आपका बालोतरा बना दिया। तो मारवाड़ का मतलब ये, मोटे मोटे तौर पर ये मारवाड़। राठौड़ों का यहां पर शासन रहा। कुछ सवाल दिमाग में पैदा होने चाहिए। राठौड़ कौन है? कौन मतलब कि साहब कहां से आए, क्या हो रहा है ये, कौन है, कहां से आए हैं, ऐतिहासिकता क्या है, क्या ये जो शब्द है या ये जो वंश है, क्या ये केवल जब रियासतों की स्थापना हुई तब से ही इनका नाम आ रहा है, या फिर बहुत पहले से ये जाति युद्ध करती थी या शासन करती थी? क्या ऐतिहासिकता है? इसके अलावा अलग अलग कौन कौन से वंशों से इनका संबंध जोड़ा गया? फिर राजस्थान में राठौड़ों की कौन कौन सी रियासतें रही, कौन कौन सी शाखाएं रही? मतलब राठौड़ों से रिलेटेड एक एक पॉइंट, एक एक नट बोल्ट खोलकर पटकूंगा आज, हिस्ट्री से रिलेटेड। सुनना बात को। ये एक इमेज आपको दिख रही है, मौर्य शासक अशोक। अशोक मौर्य, टाइम पीरियड इनका रहा 268 ईसा पूर्व से और लगभग 232 ईसा पूर्व। आज तो क्या चल रहा है, ईसवी।
इस ईसवी से पहले वाला टाइम, ईसा पूर्व। तो क्या हो गया, कुछ नाम देखने को मिलते हैं हमको, क्या, रिस्टिक, लटिक, रटिका। तो क्या हो गया, ये नाम उस समय मौर्य शासक अशोक से संबंधित कुछ अभिलेख हैं, कुछ शिलालेख हैं, मतलब उस टाइम के कुछ सोर्सेज हैं मौर्य शासक अशोक के टाइम के, उनमें हमको ये कुछ नाम देखने को मिलते हैं, रिस्टिक, लटिक, रटिका, जो कुछ जातियों के संबंध में प्रयुक्त हुए हैं। मतलब कुछ जातियों के ये नाम लिखे हुए। तो क्या हो गया, एक शब्द है रट, ये उस रट के प्राकृत रूप है। तो फिर क्या हो गया, रट शब्द संस्कृत भाषा के एक शब्द से मिलता जुलता है। कौन सा, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो एक संस्कृत भाषा का शब्द है, इसी से बनता है आपका राठौड़ या राडऊड़ या रठवड़। ये राष्ट्रकूट जिन्होंने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया, भले आपका भारत का दक्षिणी क्षेत्र हो या गुजरात कटियावाड़ वाला क्षेत्र हो या मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र हो या फिर यूपी में आपका कन्नौज बदायूं वाला क्षेत्र हो या राजस्थान में आपका हथुंडी का क्षेत्र हो, धनोब का क्षेत्र हो, वागड़ का क्षेत्र हो, मारवाड़ का क्षेत्र हो, बीकानेर का क्षेत्र हो, किशनगढ़ का क्षेत्र हो, कुशलगढ़ का क्षेत्र हो। आई बात समझ में। इसका मतलब यहां से क्या बात, जानकारी क्या मिलती है, ये जानकारी मिलती है कि ये जो शब्द है रिष्टिक, लटिक, रटिका, जो रट के प्राकृत रूप है, रट जो राष्ट्रकूट से मिलता जुलता है और राष्ट्रकूट से ही राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इसका मतलब अगर ये राठौड़ों से रिलेटेड है तो ये राठौड़ वंश बहुत पुराना है। देख लो, मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों में जानकारी मिल रही है। तो 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, ईसवी से भी पहले वाले टाइम। ठीक, अब आओ, अब ये जो राष्ट्रकूट है, तो साहब थोड़ा सा राष्ट्रकूटों पर बात करो। और राष्ट्रकूट ही राठौड़ हैं, ये कैसे पता चला, सुनना। भारत में कई, वर्तमान जो भारत है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर राठौड़ों का, इन राष्ट्रकूटों का शासन रहा। इसी राष्ट्रकूट से माना जाता है कि इसी से राठौड़ बने। भारत का दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक वाला, गुजरात, यहां पे कठियावाड़ वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश, इसके अलावा ये जो आपका उत्तर प्रदेश में आता है कन्नौज, यहां पर जो आता है आपका बदायूं, और इसके अलावा राजस्थान। राजस्थान में मैं अलग से बात करूंगा क्योंकि हमको राजस्थान के संबंध में ही पढ़ना है राठौड़ों को। 11 राठौड़ों का शासन रहा। ये जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, एक आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। ये देखो, मारवाड़ के जो राठौड़ हैं, इनमें बहुत सारे शासक हुए थे जिनकी शुरुआत होती है राव सिंहा जी से। सिंहा, फिर आस्थान, मल्लीनाथ, दूहड़, चूंडा, रणमल राठौड़, जोधा, सातल, सूजा, ऐसे कई बहुत सारे बताऊंगा आपको। ये एक शासक आपको दिख रहे हैं, कई जगह इनका नाम लिखा हुआ है धूहड़ और कई जगह लिखा है दूहड़, दूहड़ जी या धूहड़ जी। इन्होंने अपनी जो कुलदेवी हैं नागनेची माता, इनकी मूर्ति स्थापित कराई थी। बाड़मेर में जाएंगे ना तो एक गांव है नागाना, बाड़मेर के नागाना गांव में राठौड़ों की जो कुलदेवी है नागनेची माता या नागनेचा, उनकी मूर्ति स्थापित कराई थी। वर्तमान ये उनका मंदिर है। तो इससे फिर राष्ट्रकूटों का दक्षिण से क्या लेना देना। दूहड़ जी इस मूर्ति को कर्नाटक से लेकर आए थे, ये कर्नाटक से लेकर आए थे। मारवाड़ के शासक हैं राव दूहड़, और राठौड़ों की जो कुलदेवी हैं उनकी जो मूर्ति स्थापना कराई थी वो कर्नाटक गए, अपनी कुलदेवी की मूर्ति लाए और फिर यहां पर स्थापित कराई। इसका मतलब राठौड़ों का भारत के दक्षिणी भाग से कुछ लेना देना तो है। और यहां शासन कौन कर रहे थे, राष्ट्रकूट कर रहे थे, तो इसका मतलब राष्ट्रकूटों से कुछ लेना देना है। फिर सुनना इस बात को, किसी भी वंश की कुलदेवी एक ही होती है, इष्ट देवी या इष्ट देवता अलग अलग हो सकते हैं। भले ही मारवाड़ के राठौड़ हो, बीकानेर के हो, कुशलगढ़ के हो, किशनगढ़ के हो, या चावंड वाले क्षेत्र के हो, बदायूं के हो, कन्नौज के हो, गुजरात के हो, अमेरिका के हो, ब्रिटेन के हो, कहीं के भी हो,
दुनिया के जहां जहां राठौड़ बसे हुए हैं सबकी कुल देवी एक ही है। कौन सी? नागणेची माता, जिनका मुख्य मंदिर राजस्थान के बाड़मेर के नागणा गांव में स्थापित है और दुहर जी कर्नाटक से वो मूर्ति लाकर उन्होंने स्थापित करी थी। ईष्ट देवी का मतलब यह है कि आप कहीं पर रह रहे हो किसी क्षेत्र में, आपकी कुल देवी तो एक है, लेकिन वहां की कोई देवी है उनके प्रति आपकी आस्था है तो वो आपकी इष्ट देवी होंगी, लेकिन कुल की देवी एक ही होती है। तो एक ये बात भी इशारा करती है इस तरफ। फिर ये जो राष्ट्रकूट भारत में अलग अलग जगह शासन कर रहे थे, तो राजस्थान में इन राष्ट्रकूट यानी राठौड़ों की जो शाखाएं रही, जो ब्रांचेस रही, वो कहां कहां पर रही। एक तो वो बात करेंगे शाखाओं पर, फिर दूसरा किस वंश से इनका रिलेशन है। मतलब वंश का मतलब कि कोई सूर्यवंशी कहता है, कोई चंद्रवंशी कहता है, यह मतलब ध्यान देना। आप केवल इन चीजों को ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में आपसे यह बात पूछी जा सकती है कि साहब फलाना सोर्स क्या कहता है। बस ये बात ध्यान रखना, कोई हमको पीएचडी तो करनी नहीं है, इतिहास का कोई विद्वान तो बनना नहीं है, लेकिन फिर भी हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं। भगवान शिव के शीश पर ये एक चंद्रमा। एक सोर्स है राष्ट्रोड वंश महाकाव्य, राष्ट्रोड वंश महाकाव्य 1596 ईस्वी का। वो ये कहता है कि राठौड़ों की उत्पत्ति भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से हुई है। अब चंद्रमा से हुई है नहीं हुई वो नहीं, उसमें नहीं जाना, आपको केवल यह ध्यान रखना है कि इस सोर्स के हिसाब से राठौड़ चंद्रवंशी है। एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा कि राष्ट्रोड वंश महाकाव्य या तो कौन से टाइम का है, या राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताता है, सूर्यवंशी बताता है या चंद्रवंशी बताता है। बस ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? फिर सूर्यवंशी भी बताया गया, तो सूर्यवंशी कौन बता रहे हैं? एक तो आपके दयालदास, एक आपके कर्नल जेम्स टोड भी सूर्यवंशी बता रहे हैं राठौड़ को। दयालदास ये कह रहे हैं कि राठौड़ जो है ये सूर्यवंशी है, ठीक है। फिर ये बता रहे हैं कि ब्राह्मण वंश में कोई एक व्यक्ति थे भल्लराव की कोई पत्नी थी राटेश्वरी, इन दोनों के पुत्र हुए रठवर, इन्हीं के वंशज कहलाए राठौड़। दयालदास सूर्यवंशी बता रहे हैं। अब सूर्यवंशी, अब आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे साहब सूर्यवंशी या ब्राह्मण वंशी। तो जैसे हम प्रतिहारों के संबंध में देखते हैं कि प्रतिहारों की दो शाखाएं बटी थी, एक ब्राह्मण और एक आपकी क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जिन्होंने शस्त्र धारण किए, जिन्होंने अपने धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए, जमीन के लिए जिन्होंने युद्ध किए, वो क्षत्रिय। इतना नहीं जाना गहराई में, सिर्फ आपको मत ध्यान, सोर्स ध्यान रखना, सोर्स आपसे पूछा जाएगा। सूर्यवंशी कौन बता रहे हैं? दयालदास और टोड। चंद्रवंशी राष्ट्रोड वंश महाकाव्य, जो भगवान शिव के शीश पर स्थित चंद्रमा से उत्पत्ति बताता 1596 ईस्वी का। फिर इसके अलावा एक सोर्स आपका जोधपुर राज्य की ख्यात, वो क्या बताती है? जोधपुर राज्य की ख्यात वो ये कहती है साहब एक कोई शासक थे बृहद्बल, बृहद्बल के ये जो वंशज हैं वो कहलाए राठौड़। बृहद्बल कौन है? बोले साहब कोई एक शासक थे विश्वुतमान, उनके पुत्र थे, विश्वुतमान के पुत्र थे बृहद्बल। बृहद्बल के जो वंशज है वो राठौड़ कहलाए, ये जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है। फिर इसके अलावा भाटों ने भी लिखा है, तो भाट ये कहते हैं कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप की संतान है। तो एग्जामिनर आपसे यही पूछेगा, आरपीएससी या कोई एग्जाम कराएगा कि भाटों के हिसाब से राठौड़ कौन है, या जोधपुर राज्य के हिसाब से राठौड़ कौन है, या टोड या फिर दयालदास क्या कहते हैं, या राष्ट्रोड वंश महाकाव्य क्या कहते हैं। क्लियर इतनी बात? अब सुनना, अब इधर आ जाओ भैया कि राजस्थान में राठौड़ कहां कहां पर थे, राठौड़ों की कौन कौन सी ब्रांचेज रही। इसको तो हटा दूं मैं, क्योंकि मारवाड़ पर तो हमको डिटेल से डिस्कस करना ही है। मारवाड़ में कौन कौन से जिले हैं ये समझ गए आप।
राठौड़ों की मुख्य रूप से 3 ब्रांच बताई जाती हैं, और थोड़ा डिटेल में जाए तो और कई ब्रांचेस हो सकती हैं। सुनना, ये राजस्थान का एक जिला आता है आपका पाली। पाली में एक जगह आती है आपके हस्तिकुंडी, इसी को कई जगह हथुंडी भी लिखा हुआ है। यहां पर राठौड़ शासन कर रहे थे बहुत पहले से। इसके अलावा एक आपका क्षेत्र आता है धनोप, एक राठौड़ों की ब्रांच है धनोप। अब राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा की जो बुक है उसमें धनोप को यह स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि धनोप वाला क्षेत्र कौन सा है। गूगल पे सर्च करते हैं तो ये भीलवाड़ा के आसपास का क्षेत्र बताता है धनोप। इसके अलावा राजस्थान में ये वाले जो जिले हैं दक्षिण में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये कहलाता है आपका वागड़। फिर इसके अलावा ये मैंने आपको बताया ये मारवाड़, फिर मारवाड़ के अलावा ये आपका बीकानेर वाला क्षेत्र, इसके अलावा ये आपका यहां पर किशनगढ़, और यहां बांसवाड़ा जिले में एक छोटा सा एक डॉट, ये उस समय ठिकाना हुआ करता था जिसको कुशलगढ़ कहा जाता था, अभी भी कुशलगढ़ ही कहा जाता है, वो ठिकाना हुआ करता था राठौड़ों का। मतलब ये यहां पर हमको राजस्थान में राठौड़ देखने को मिलते हैं मुख्यतः। बीकानेर को भूल जाओ क्योंकि बीकानेर में राठौड़ कहां से आए ये हमको पता है। जोधपुर के शासक राव जोधा के बेटे बीका यहां पर गए थे, उन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, यहां का पता है। किशनगढ़ को भूल जाओ और ये कुशलगढ़ वाला क्षेत्र इसको भूल जाओ। अब बात करेंगे कि हस्तिकुंडी ये पाली वाले जो राठौड़ हैं या वागड़ वाले राठौड़ हैं या धनोप वाले जो राठौड़ हैं, इनके बारे में सुनना। मतलब हमको क्या डिस्कस करना है पहले मैं वो क्लियर कर दूं। हम इस विषय पर बात करना चाह रहे हैं कि मारवाड़ में जो राठौड़ हैं, जो जोधपुर वाले राठौड़ हैं, ये आए कहां से, मतलब शाखाओं पर हम डिटेल से बात करना चाह रहे हैं। तो मारवाड़ से पहले हमको एक बार हथुंडी, वागड़ और धनोप पर बात करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं मारवाड़ पर आऊंगा। क्लियर है? अब सुनना, हथुंडी पर राठौड़ों का शासन रहा। कोई सोर्स है साहब आपके पास में? है सोर्स मेरे पास, ध्यान दो। एक हमको अभिलेख मिलता है 997 ईस्वी का, 997 ईस्वी का, जो एक राठौड़ शासक धवल के बारे में जानकारी देता है। अब यह चीज ध्यान रखना, हस्तिकुंडी या हथुंडी अभिलेख कौन से टाइम का है? 997 ईस्वी का। मतलब मारवाड़ में जब राठौड़ आए थे राव सिंहा 1240 में, तो उससे बहुत पहले का है ये। तो राठौड़ राजस्थान में पहले से थे। कहां से मिला साहब? ये मिला आपके बीजापुर से। बीजापुर वो दक्षिण भारत वाला नहीं, पाली में एक जगह आती है बीजापुर, राजस्थान का जो जिला है पाली, वहां पर मिला है। क्या बताता है ये अभिलेख? ये कहता है कि हथुंडी का जो शासक वो मैं हूं, धवल राठौड़। धवल राठौड़ की जानकारी देता है कि भैया मैं हथुंडी का शासक हूं, मेरे पिता का नाम है ममट राठौड़, ठीक है, और बोले मैंने चित्तौड़ वालों की हेल्प करी है। चित्तौड़ वालों पर जब संकट आ गया था, मेवाड़ वालों पर, तो मैंने हेल्प की है। क्या हेल्प की है साहब आपने? बोले साहब ये चित्तौड़ के शासक हैं। कौन है ये? शक्ति कुमार। मतलब अब मैं डिटेल से बता रहा हूं उस चीज को, जानकारी तो ये मिलती है हमको, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि मैंने चित्तौड़ वालों की सहायता की, मेवाड़ वालों की, तो किस संबंध में सहायता की है? हालांकि मेवाड़ रियासत में मैं बहुत डिटेल से आपको बता चुका, लेकिन यहां सुनना कि मेवाड़ के शासक थे शक्ति कुमार। इनके टाइम में मालवा के शासक, मालवा या मांडू, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र आपका मालवा, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच वाला, तो यहां के शासक मुंज परमार, ये मुंज परमार, इन्होंने अटैक किया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था, फिर किसी सिंधुराज को दे दिया, सिंधुराज परमार को, फिर बाद में चित्तौड़ किसी भोज परमार के अधीन आ गया, और भोज परमार ने यहां पर एक मंदिर भी बनवाया था मेवाड़ रियासत में। ध्यान करो, मैंने बताया आपको ये वाला मंदिर, ये मंदिर कहलाता आपका समिद्धेश्वर मंदिर, चित्तौड़ में। चित्तौड़ में जाओगे तो ये मंदिर मिलेगा आपको। तो परमारों का जब यहां पर अधिकार हो गया था तो भोज परमार ने मंदिर बनाया था, और उस समय इस मंदिर को कहते थे त्रिभुवन नारायण मंदिर, त्रिभुवन नारायण मंदिर, क्योंकि भोज परमार की जो उपाधि थी वो त्रिभुवन नारायण लगाया करते थे। मतलब
त्रिभुवन नारायण भोज परमार, और उन्होंने यह मंदिर बनाया तो इसीलिए नाम पड़ा इसका त्रिभुवन नारायण मंदिर। बाद में मेवाड़ के एक शासक हुए थे मोकल, और मोकल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, और इसका नाम कैसे इसका नाम चेंज हुआ इसकी जानकारी नहीं मिलती, लेकिन बाद में इसका नाम ये हो गया था समिधेश्वर मंदिर। आई बात समझ में? हमारा विषय राठौड़ रियासत चल रहा है, तो यहां इस सोर्स से मैं आपको ये बता रहा हूं केवल कि हस्तिकुंडी जो पाली में आता है वहां पर राठौड़ शासन कर रहे थे। इस बात की जानकारी हमको हस्तिकुंडी के अभिलेख से मिलती है जो 997 ईस्वी का है, और धवल राठौड़ जो यहाँ के शासक थे उनके संबंध में जानकारी मिलती है। फिर सुनो, और भी जानकारी हमको मिलती है, वो इस अभिलेख से नहीं मिलती, लेकिन धवल राठौड़ के बारे में हमको कुछ जानकारी और मिलती है। उनसे यह पता चलता है कि जो हस्तिकुंडी में राठौड़ शासन कर रहे थे ये इतने मतलब प्रभावी थे, शासन इनका कोई छोटा मोटा नहीं था, क्योंकि आप दूसरों की जाके हेल्प कर रहे हो। हेल्प आप कब करोगे? जब आप खुद ताकतवर होगे। तो ये चित्तौड़ वालों की जाके हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जब नाडोल के एक शासक है, नाडोल पाली में ही आता है, और यहां के कोई शासक थे आपके महेंद्र चौहान, तो इन्होंने महेंद्र चौहान की भी हेल्प की। कोई दुर्लभ राज चौहान ने अटैक किया था महेंद्र चौहान पर, और इन्होंने हेल्प की धवल राठौड़ ने। फिर और जानकारी मिलती है कि साहब आबू के कोई हैं, आबू जो आपके सिरोही में आता है वहां के हैं कोई धरणी वराह, मैंने उनको शरण दी। तो धवल राठौड़ जाके चित्तौड़ वालों की हेल्प कर रहा है, कोई महेंद्र चौहान की हेल्प कर रहा है, इसके अलावा आबू के धरणी वराह को अपने यहां पर शरण दे रहा है, आश्रय दे रहा है। तो इसका मतलब राठौड़ों का जो हथुंडी या हस्तिकुंडी जो पाली में आता है वहां पर शासन था, तो प्रभावी शासन रहा होगा, तभी आप हेल्प कर रहे हो बढ़ के दूसरों की। आई इतनी बात समझ में? अब आओ, वापस आओ। तो एक तो ये वाली शाखा ये क्लियर हो गई, पाली वाली। धनोप, एक कोई शिलालेख मिलता है हमको 1006 ईस्वी का, यहां से भी कुछ राठौड़ों की जानकारी मिलती है। कोई एक शासक थे चच्च राठौड़, इसके अलावा दंतीवर्म हो गए, भल्लीन हो गए, इसके अलावा बुद्धराज हो गए और गोविंद राठौड़ हो गए। तो यहां धनोप से भी जानकारी मिलती है। कब की बात हो रही है? 1006 ईस्वी की, मतलब जब मारवाड़ या जोधपुर में राठौड़ों की सत्ता स्थापित हुई थी, उससे लगभग हमको 200-250 साल पहले यहां जानकारी मिल रही है। हस्तिकुंडी से जानकारी मिल रही है। फिर ये वागड़ से भी जानकारी मिलती है कुछ हमको। देखो, एक तो ये जो वागड़ वाला क्षेत्र है राजस्थान के, डूंगरपुर बांसवाड़ा इन जिलों को कहा जाता है वागड़। बागड़ मत करना, वागड़ करना इसको। यहां जिन राठौड़ों ने शासन किया वो कहलाए वागड़िया राठौड़ या छप्पनिया राठौड़। क्यों? क्योंकि ये देखो, राजस्थान का एक जिला प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से और बांसवाड़ा के बीच के इस क्षेत्र को कहा जाता है छप्पन का मैदान। और इस छप्पन के मैदान पर राठौड़ों ने शासन किया, तो वो यहां पर कहलाए छप्पनिया राठौड़। हालांकि बाद में फिर गुहिलों का प्रभाव बढ़ गया था, लेकिन इन राठौड़ों को कहा गया छप्पनिया राठौड़। क्लियर? अभी तक मैंने केवल यह स्पष्ट किया है कि हम मारवाड़ में राठौड़ कहां से आए, इस बात पर चर्चा करें तो उससे पहले अपने दिमाग में यह भी रखना कि यहां पर राठौड़ों के आने से पहले राजस्थान में राठौड़ पहले से थे। कई इतिहासकार कहते हैं ना साहब कन्नौज से आए, बदायूं से आए, वो भी सारा बताऊंगा आपको, लेकिन इस बात को भी अपने माइंड में रखना कि राठौड़ राजस्थान में पहले से थे। भले ही आपका हस्तिकुंडी वाला क्षेत्र ले लो, वागड़ वाला क्षेत्र ले लो या धनोप वाला क्षेत्र ले लो। अब सारा फोकस हम इस बात पर करते हैं कि हमारी जो रियासत है वो मारवाड़ रियासत है, क्योंकि अब हमको डिटेल से इसी पर पढ़ना है। पहले उत्पत्ति और उसके बाद फिर हर एक शासक के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा करनी है। तो अब विषय यह है कि मारवाड़ में जो राठौड़ आए ये कहां से आए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा, अगर आरपीएससी आपसे पूछे तो आपको सीधा लिखना है कि मारवाड़ के राठौड़ या तो कन्नौज से रिलेटेड है, या बदायूं से रिलेटेड है, या हस्तिकुंडी के राठौड़ों से रिलेटेड है। मतलब यह है कि बेटा मारवाड़ के राठौड़ कहां से आए इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है, सब अलग अलग बात करते हैं। तो फिर क्या हमको ये चर्चा करनी चाहिए? हाँ, करनी चाहिए। क्यों? कि एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछे कि फलाना सोर्स मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति कहां से बताता है, तो फिर आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे अगर इस लेक्चर को पूरा नहीं देखेंगे। तो शुरू करता हूं मैं।
यह है कन्नौज यूपी में, यह है बदायूं, और यह है आपका राजस्थान में मारवाड़, जहां राठौड़ों की सत्ता रही। वो सोर्स बता रहा हूं सबसे पहले आपको, जो ये कहते हैं कि राठौड़ कन्नौज से और फिर मारवाड़ की तरफ आए। कौन से सोर्स? एक तो है आपकी जोधपुर राज्य की ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, वो ये कहती है साहब कन्नौज से आए मारवाड़। फिर दयालदास कहते हैं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था दयालदास वो सूर्यवंशी, वो वंश की जानकारी दी थी कि कौन सूर्यवंशी मानता है, कौन चंद्रवंशी मानता है। फिर अब क्या चर्चा कर रहे हैं? अब ये चर्चा कर रहे हैं कि मारवाड़ में कहां से आए। आ रही ना बात समझ में? जोधपुर राज्य की ख्यात कहती है साहब कन्नौज से आए हैं, दयालदास भी कहते हैं कि नहीं साहब ये कन्नौज से आए हैं। फिर मुणोत नैण सिंह वो भी कहते हैं हाँ साहब कन्नौज से आए हैं। कर्नल जेम्स टोड, हाँ ये कन्नौज से आए हैं। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो, जो चंद के द्वारा लिखा गया है, वो भी ये कहते हैं कि हाँ मारवाड़ के जो राठौड़ हैं ये कन्नौज से और फिर यहां पर आए। तो कन्नौज से कौन कौन बताता है ये सोर्स, आप लिख सकते हैं। एक इतिहासकार हुए आपके डॉक्टर हॉर्नली, गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं ना, तो हॉर्न तो मेल वर्जन है, हॉर्नली फीमेल वर्जन समझ लो याद रखने के लिए। हॉर्नली ये कहते हैं कि ना ऐसा नहीं है। बोले फिर कैसा है? बोले साहब ये बदायूं से आए हैं, कन्नौज से नहीं आए हैं, ये बदायूं से और फिर मारवाड़ की तरफ आए हैं। फिर हॉर्नली ये कहते हैं कि आप लोगों की एक गलत फहमी है। बोले क्या गलत फहमी है? बोले कन्नौज में राठौड़ थे ही नहीं। बोले ये क्या बात कर रहे हो आप, कन्नौज में राठौड़ थे ही नहीं, राठौड़ तो आपके बदायूं में थे, यहां पर थे राठौड़। तो बोले फिर कन्नौज में कौन थे? बोले साहब कन्नौज में तो गहड़वाल थे। फिर डॉक्टर हॉर्नली से किसी ने पूछ लिया, और हॉर्नली साहब अब आप हॉर्न बजा बजा के सिर में दर्द मत करो, आप कह रहे हो कि कन्नौज में तो गहड़वाल थे, बदायूं में आपके राठौड़ थे, हम तो ये पढ़ते आ रहे हैं यहां पर ये गहड़वाल ये राठौड़ ही तो हैं। भाई जिन शासक को हम पढ़ते हैं राठौड़ जयचंद गहड़वाल, तो उनके नाम के आगे राठौड़ी तो लग रहा है, आप कंफ्यूज क्यों कर रहे हो हमको? भाई जयचंद गहड़वाल के तो वंशज बता रहे हैं, कन्नौज के जो शासक थे, हमने तो ये पढ़ा है कि जयचंद गहड़वाल के ये वंशज है, ये राठौड़ी थे। बोले नहीं साहब ये गहड़वाल अलग है और राठौड़ अलग है। बोले साहब पहेलियां मत बुझाओ, सीधी सीधी बात बताओ। बोले सुनो मेरी बात, एक तो क्या बताया कि बदायूं और कन्नौज के जो वंश हैं वो अलग अलग हैं, मतलब हॉर्नली पहले ऐसे इतिहासकार हैं जो ये कह रहे हैं कि बदायूं और कन्नौज के जो वंश हैं वो अलग अलग हैं। ये सबसे पहले बताने वाले एक तो ये इतिहासकार है। फिर ये कहते हैं कि मेरी बात सुनो, जयचंद गहड़वाल के जो पूर्वज थे, इनसे पहले विजय चंद्र और उनसे पहले गोविंद चंद्र। बोले हाँ ठीक थे। तो क्या हो गया? बोले साहब गोविंद चंद जो थे ना, ये एग्जाम में लिखना नहीं आपको, केवल मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं ना, कि गोविंद चंद की एक पत्नी थी, उनका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उनका कोई एक शिलालेख हमको मिलता है। गोविंद चंद की पत्नी का कोई एक शिलालेख मिलता है, उस शिलालेख में गोविंद चंद के नाम के आगे गहड़वाल लगा हुआ है, राठौड़ नहीं लगा हुआ। तो बोले उससे क्या हो गया? बोले उससे ये हो गया कि एक सोर्स हुआ आपका पृथ्वीराज रासो, उस पृथ्वीराज रासो में सबसे पहले गहड़वाल शब्द के आगे राठौड़ जोड़ दिया गया, और आगे फिर जो भी ख्यात लिखते चले गए उन ख्यातों में गहड़वालों को राठौड़ मानने की भूल करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए। बोले नहीं साहब ये बात आपकी हमको तो नहीं जमी, कुछ और सोर्स बताओ। बोले सुनो मेरी बात, कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कन्नौज और बदायूं दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने की जानकारी मिलती है कि इन्होंने यहां विवाह कर दिया या इन्होंने यहां विवाह कर दिया। तो अगर ये दोनों यहां पर राठौड़ होते तो एक दूसरे के साथ शादी करते नहीं,
बोले मतलब, बोले एक वंश के जो लोग हैं वो आपस में विवाह नहीं करते, राठौड़ों का विवाह राठौड़ों में नहीं हो सकता, इसी प्रकार जो बाकी वंश हैं उनका विवाह उसी वंश में नहीं हो सकता। तो अगर दोनों जगह राठौड़ होते तो दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होने की जानकारी नहीं मिलती, और यह जानकारी मिलती है इसीलिए कन्नौज में अलग वंश है और बदायूं में अलग वंश है। कन्नौज वाला जो है वो गहड़वाल वंश है और बदायूं में जो है वो राठौड़ वंश है, और ये बदायूं के राठौड़ ही मारवाड़ में आए हैं। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर हॉर्नली। तो हॉर्नली पहले ऐसे इतिहासकार हैं जो कन्नौज और बदायूं के जो वंश हैं इनको अलग अलग बताते हैं। क्लियर? फिर अब जब ये बात हो गई तो एक और इतिहासकार निकल कर आए, डॉक्टर माथुर। बोले माथुर साहब अब आप सिर में दर्द मत करना, सीधी सीधी बात बताना। बोले सीधी सीधी बात यह है, दोनों राठौड़ है। अरे साहब सिर में क्यों दर्द कर रहे हो? ये वाले सोर्स तो ये कह रहे हैं कि कन्नौज से आए हैं, वो ओनली साहब हॉर्न बजा बजा के ये कह रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है, एक गहड़वाल है एक राठौड़ है, ये बदायूं से आए हैं। अब आप सिर में दर्द कर रहे हो, आप कह रहे हो कि बदायूं और कन्नौज दोनों में ही राठौड़ है, कुछ है, कोई कागज पत्री है आपके पास में? बोले हाँ। क्या है साहब? बोले मेरे पास में त्रिलोचन पाल का एक ताम्र पत्र है जो 1151 विक्रम संवत का है। त्रिलोचन पाल का ताम्र पत्र, ताम्र पत्र मतलब तांबे का कोई एक कागज, कोई पत्र बना हुआ होगा, कोई एक पट्टा सा होता है ना ताम्र पत्र, तांबे का। त्रिलोचन पाल जगह से मिला होगा या कोई शासक का नाम होगा। तो त्रिलोचन पाल का कोई ताम्र पत्र है जो 1151 विक्रम संवत का है। तो बोले साहब क्या हो गया फिर? बोले वो ये कहता है कि ये राष्ट्रकूट है। बोले इसमें नई क्या बात है, ये तो हमको ही पता है कि साहब राष्ट्रकूट है। बोले पूरी बात सुनो बेटा, कि यह आपके दक्षिण से जो राष्ट्रकूट हैं वो कन्नौज की तरफ आए। बोले तो हमको ही पता है दक्षिण से आए। बोले पूरी बात सुनो बेटा, ये आए कन्नौज, कन्नौज से इन राष्ट्रकूटों की एक शाखा तो चली गई बदायूं, और यहीं से एक शाखा इनकी चली गई मारवाड़। आई बात समझ में? आपको उलझना नहीं है। वही बात कि आरपीएससी आपसे पूछे कि बेटा मारवाड़ के राठौड़ कहां से आए हैं, तो सीधा आपको लिखना है कि मारवाड़ के राठौड़ों के उत्पत्ति स्थल या आगमन जो क्षेत्र है वहां पर इतिहासकार एक मत नहीं है, लेकिन फिर भी मारवाड़ के जो राठौड़ हैं वो कन्नौज या बदायूं से आए हो सकते हैं, या इसके अतिरिक्त राजस्थान के पाली के हथुंडी क्षेत्र से भी आए हुए हो सकते हैं। क्योंकि देखो अब आप इधर क्यों भाग रहे हो कन्नौज और बदायूं की तरफ? आप एक बार ये भी तो सोचो, यहां पर राठौड़ों के शासन की स्थापना करने वाले थे राव सिंहा। 1240 में उन्होंने स्थापना की थी राठौड़ों के शासन की। राव सिंहा की हमको एक छतरी देखने को मिलती है, उनका एक कोई स्मारक देखने को मिलता है बीठू गांव पाली में। दिखाता हूं मैं आपको। भैया आप कन्नौज और बदायूं क्यों भाग रहे हो? इस क्षेत्र में और रिसर्च करने की आवश्यकता है आपको। ये देखो, ये तो हम डिटेल से अभी पढ़ेंगे, राठौड़ मारवाड़ के राठौड़ों का फ्लैग और ये कुछ चिन्ह वगैरह पहले यहां समझ लो, ये अगले वीडियो में देखेंगे बाकी चीजें। ये कोई एक स्मारक दिख रहा है, और इसमें देखो नीचे लिखा हुआ भी, शायद आपको क्लियर अगर दिख रहा होगा तो, क्योंकि थोड़ा ब्लैक ब्लैक से दिख रही है। यहां पर ये कुछ लिखा हुआ है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये है कार्तिक बदी 12 सोमवार 1330, कार्तिक बदी 1330। मतलब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं ईस्वी में तो यह आता है आपका 1273 ईस्वी। 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी का ये राव सिंहा का एक हमको कोई सोर्स देखने को मिलता है, उनसे रिलेटेड है। कहां पर देखने को मिलता है? यह आपका बीठू, यह जगह आती है आपकी पाली में। देखो यह जिला है राजस्थान का पाली, यहीं पर एक जगह आती है बीठू, जहां पर हमको यह सोर्स मिलता है। इसको बोलते हैं वैसे देवड़ गांव का लेक। ये कोई जगह होगी देवड़, वहां पर लगा हुआ है देवड़ गांव का लेक, जहां से कुछ जानकारी मिलती है साहब। ये डेट वगैरह, इसके अलावा
राव सिंहा जो मारवाड़ के राठौड़ों के जो संस्थापक थे, प्रवर्तक थे, उनके पिता का नाम भी यहां पर देखने को मिलता है, सेतराम। इसी में लिखा हुआ है, आप गूगल पे सर्च करके देखना। इनकी पत्नी का नाम भी देखने को मिलता है, पार्वती सोलंकी। मतलब यहां से यह बात तो क्लियर है कि राठौड़ों का जो शुरुआती क्षेत्र रहा होगा मारवाड़ के राठौड़ों का, वो पाली के आसपास का था। क्योंकि अब सिंहा जी के बाद ही आगे जो वंशावली चलेगी, सिंहा, फिर आस्थान और कई शासक हुए थे, फिर आपके दूहड़, मल्लीनाथ, वीरमदेव, चूंडा, रणमल, जोधा, शुरुआत इनसे होती है। इनका क्षेत्र पाली के आसपास का क्षेत्र है। तो फिर आप ये क्यों भूलते हो कि यही पाली के हस्तिकुंडी में हमको 997 का एक अभिलेख पहले मिला था, और यहां पर किसी शासक की जानकारी मिलती है धवल राठौड़ की, मैंने अभी आपको बताया। तो यहां पर तो राठौड़ पहले से शासन कर रहे थे, तो आप कन्नौज और उधर बदायूं की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप इस बात पर और रिसर्च करो ना कि ये जो मारवाड़ के राठौड़ हैं, ये यहां हस्तिकुंडी से भी तो रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि हस्तिकुंडी वाले भी पाली में शासन कर रहे थे। और राव सिंहा जी की जो मृत्यु है वो यहीं बिट्ठू पाली में हुई थी, यहीं पर उनका स्मारक बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है यहां पर उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक युद्ध किया था, जिसमें लाखों स्त्री पुरुष मारे गए थे 1273 ईस्वी में, और यह युद्ध कहलाया आपका लाख जंवर का युद्ध, क्योंकि लाखों लोग मारे गए थे, इसीलिए उसको कहा जाता है लाख जंवर का युद्ध। अब मारे गए नहीं मारे गए, लेकिन सोर्सेज ये बताते हैं, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए इस बात को भी आप ध्यान रखना। तो कहने का अर्थ यह है कि मारवाड़ के राठौड़ जरूरी नहीं कन्नौज और बदायूं से रिलेटेड है। आप जब मेंस में लिखें तो यह भी लिख सकते हैं कि कन्नौज या बदायूं या हस्तिकुंडी से रिलेटेड हो सकते हैं। और सीधी सी बात है, फिर भी इतिहासकार इस विषय पर एक मत नहीं है। और कुछ रह गया क्या जिस पर हमको बात करनी थी इस विषय में, इस वीडियो में? ठीक है, ये हो गया राठौड़। चलिए, तो ये विषय तो हमारा क्लियर हुआ कि राठौड़ कौन थे, ये शब्द कैसे बना, कहां से आया, कौन कौन सी शाखाएं थी, कौन कौन से वंश से इनका रिलेशन जोड़ा गया है। अब राठौड़ों में जो रियासतें रही वो एक तो आपकी मारवाड़ रही, जिसको हम इस विषय में इस ये जो सीरीज में बना रहा हूं ये मारवाड़ रियासत की है। फिर इसके बाद हम बीकानेर रियासत भी देख लेंगे, ये भी राठौड़ों की रही थी। फिर इसके अलावा आपकी किशनगढ़ रियासत है, ये तो छोटी सी है, ये भी राठौड़ों की रियासत रही थी। और एक आपके ठिकाना था राठौड़ों का, जो आपके बांसवाड़ा में एक जगह आती है कुशलगढ़। जब रियासतों को मिलाया गया था, एकीकरण किया गया था, तो ध्यान करो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है कि 3 ठिकाने थे। एक तो ये कुशलगढ़ का था, एक लवावाड़ा था जो जयपुर में मिला लिया गया था, एक नीमराना जो आपके अलवर में आता है। तो ये 3 ठिकाने होते थे। इसमें कुशलगढ़ वाला जो ठिकाना था ये राठौड़ों का था। तो हमको राठौड़ों से रिलेटेड ये पढ़ना है, मारवाड़, बीकानेर, किशनगढ़ और कुशलगढ़। और सबसे पहले हम जिस शासक की बात करेंगे वो सिंहा जी। अब सिंहा के बारे में मैंने बता दिया, तो कुछ छोटी मोटी बात और है, उनको भी लगे हाथ इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर आगे हम और कंटिन्यू करें इस जानकारी को। देखो, राव सिंहा कहां से आए, अब इसमें भी वही फिर सिर में दर्द हो जाएगा कि कोई ये कह रहा है कि साहब वो कन्नौज से आ रहे हैं, द्वारका की तरफ जा रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं पहले वो पुष्कर की तरफ गए थे, कोई कह रहा है नहीं भीनमाल की तरफ गए थे। छोड़ दो अब इस सारी बात को, दिमाग का कचरा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। सीधी सी बात यह है कि ज्यादातर इतिहासकार ये कहते हैं कि राव सिंहा जी जो हैं ये कन्नौज की तरफ से आए थे। कर्नल जेम्स टोड यही बताता है कि साहब ये कन्नौज की तरफ से आए थे। और पाली में, ये राजस्थान का एक जिला है पाली, यहां पर ब्राह्मण थे जो पालीवाल ब्राह्मण हैं। कुछ सोर्स ये कहते हैं इन्होंने पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प की थी मुसलमानों के खिलाफ। टोड ये कहता है कि नहीं, इन्होंने पाली का क्षेत्र जो है वो छीन लिया था पालीवाल ब्राह्मणों से। इन्होंने अपनी शुरुआती जो राजधानी है वो इधर बनाई थी, एक जगह आती है आपके बाड़मेर में खेड़, वो इनकी शुरुआती राजधानी थी। थोड़े से क्षेत्र पर इनका शासन था। इनका शासनकाल 1240 से और 1273 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ये मैंने बताई दी बाकी जानकारी। बिट्ठू पाली में एक हमको देवल गांव का एक लेख मिलता है, जहां से जानकारी मिलती है कि साहब इनकी मृत्यु हुई थी 1273 में। इनके पिता सेतराम थे।
माता जो है वो पार्वती, सॉरी पत्नी जो है वो, माता मत करना, पत्नी जो है वो पार्वती सोलंकी थी। और 1240 से 1273 तक इनका ये शासनकाल रहा। छोटे से क्षेत्र पर थे। फिर बाद में इनके जो पुत्र हुए थे आस्थान, उनको तो अपने ननियाल में जाना पड़ा था, क्योंकि अभी राठौड़ों का प्रभाव स्थापित नहीं हो पाया था, तो आस्थान को अपने ननियाल में जाना पड़ा था और वहीं पर उनकी परवरिश हुई थी। तो चलिए बाकी फिर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ बचा रह गया होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।